हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मिरर यूट्यूब लाइव पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सीरियली पढ़ रहे थे कैबिनेट मिशन प्लान और संविधान सभा गठन। आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीरियली हम लोग देख रहे हैं संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान जो है उसके संविधान की अनुसूचियाँ। तो आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की अनुसूचियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लें कि जब हमारा संविधान बना तो इसमें 395 अनुच्छेद था, आर्टिकल 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद 8 शेड्यूल था, मतलब 8 अनुसूचियाँ थी, अनुसूचियाँ, और 22 भाग थे, 22 भाग थे। मतलब ये जो अनुच्छेद आर्टिकल है और ये शेड्यूल अनुसूचियाँ और ये हमारा भाग, मतलब किसी भी बुक को, अगर कोई भी बुक है तो उसको जो हम पेज में, चैप्टर में और पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक उसी तरह से जो हमारा संविधान है उसे भी भाग, अनुच्छेद और शेड्यूल में बांटा गया है। तो अब ये आर्टिकल क्या है, जैसे बहुत बर्निंग रहा आपके मन में होगा, जैसे आर्टिकल 370 जिसे अब हटा दिया गया है। तो 370 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य का, जम्मू एंड कश्मीर राज्य का प्रावधान है। अगर हम बात करें 17 में अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की बात की गई है, अस्पृश्यता का वर्णन किया गया। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया अंडर आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा कि संविधान के जो विधि होते हैं, जो विधि होते हैं, जो कानून है, या जिसको हम कहें लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये आर्टिकल के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद के अंतर्गत। उसी प्रकार के शेड्यूल जो हमारा होता है एक तरह से इंडेक्स है, अनुक्रमणिका या सारणी है, जिसमें पूरे संविधान का विस्तृत विवरण किया गया कि किस खंड में क्या है, कैसे इन तमाम चीज़ों के बारे में। और अगर हम भाग की बात करें तो भाग जो होता है जिसे हम पार्ट कहते हैं, पार्ट, तो पार्ट हमारा एक पार्ट में एक ही तरह के सब्जेक्ट को रखा जाता है। किसी भी संविधान के एक पार्ट में एक ही तरह के सब्जेक्ट को रखा गया है। जैसे पार्ट 1 में राज्य, क्षेत्र और जो संघ, जो शासित क्षेत्र है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो पार्ट 2 है उसमें सिटीजनशिप है, नागरिकता अधिनियम के बारे में। अगर पार्ट 3 की बात करें तो उसमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल, इस तरह से। पार्ट 4 डीपीएसपी, जो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं जब आप प्रैक्टिकली इसको सीखेंगे। तो वेरी सिंपल, देखिए होता क्या है यहाँ पर कि ना, हम लोग किसी भी बुक को पढ़ते हैं या लेक्चर को सुनते हैं तो ये नहीं समझते अनुच्छेद क्या है, शेड्यूल क्या है या पार्ट क्या है, और हम लोग डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। तो बिल्कुल आप अपने बुक्स को देखिए, जैसा आपका बुक्स पेज, पृष्ठों में, पार्ट में बटा हुआ है, उसके इंडेक्स होते हैं, अनुक्रमणिका होती है, ठीक उसी तरह से हमारे में संविधान के जो रूल ऑफ लॉ है ये अनुच्छेद का आता है। जो हमारा संविधान का इंडेक्स है, जिसको हम सारणी भी कहें, तो ये 8 है। और भाग, एक भाग में हम एक ही विषय को रखते हैं, जो अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो अनुच्छेद है, ये 8 अनुसूचियाँ, तो ये मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में इसे +4 और बढ़ा और ये 12 हो गया है। भाग जो है 22, ये क्या हो गया, ये 25 हो गया, 22 से 25 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और ध्यान में रखेंगे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 395 ही रहेगा। 8 अनुसूचियाँ हैं, ये बढ़ेगी, ये 12 बढ़ेगी, भाग वही रहेंगे, अनुच्छेद वही रहेंगे। सिर्फ क्या बढ़ता है, क्लाउज। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का जो चैप्टर है मौलिक कर्तव्य को देखिए आप, मौलिक कर्तव्य को देखिए आप। ये मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, लेकिन इसके बगल में एक क्लाउज जुड़ा हुआ है का, इसका वर्णन अनुच्छेद 51 में है, अनुच्छेद 51 में, लेकिन इसमें एक क्लाउज जुड़ा हुआ है ए या का, जो भी कहें हम। मतलब अगर यदि हम देखेंगे इससे पहले तो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में है, 4 में, और इसका लास्ट अनुच्छेद 36 से 51 में। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो एक कॉमन जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद, इसके ब्रैकेट में एक अगर हमने ए जोड़ दिया तो हमारा एक चैप्टर बढ़ गया, पार्ट बढ़ा। लेकिन पार्ट मेरा 4 ही है, सिर्फ क्लाउज बढ़ते हैं, और क्लाउज को काउंट करते हैं तो 450 हो गया है। अगर हम
भाग के क्लाउज को काउंट करते हैं तो 25 हो गया। जैसे यहीं पे देखिए नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, लेकिन क्लाउज कहाँ जोड़ दिए तो एक पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे संविधान को अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुसूचियां, शेड्यूल और पार्ट में भाग बांटा गया। तो आज हम लोग जैसा हेडिंग बनाए थे 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी के क्रम में अनुच्छेद और पार्ट को भी हम लोग आगे क्लियर करते चलेंगे। तो संविधान की 12 अनुसूचियां, अगर हम पहली अनुसूचियों की बात करें, प्रथम अनुसूची, फर्स्ट की बात करें तो ऐसे लिखते हैं प्रथम अनुसूची, है ना, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची को हम लोग देखते हैं, फर्स्ट शेड्यूल को देखते हैं। तो इसमें वर्तमान में भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक उपबंध का वर्णन है। प्रशासनिक उपबंध का वर्णन यहाँ पे किया गया। देखिए 28 राज्य और जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, है ना, तो इसके प्रशासनिक उपबंधों का वर्णन शेड्यूल 1 में मिलेगा आपको, शेड्यूल 1 में। साथ ही इन राज्यों के सीमाओं, जो इनकी एरिया है, एरिया का विस्तार, सीमाओं तथा इनका न्यायिक क्षेत्र का वर्णन, क्षेत्र का वर्णन इसी अनुच्छेद में, इसी शेड्यूल में किया गया। तो वेरी सिंपल है, भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक उपबंध का जो वर्णन है, इनके राज्यों की जो सीमा है और इनका जो न्यायिक क्षेत्र होगा, इसका वर्णन शेड्यूल 1 में किया गया। और यहाँ पर एक चीज़ है कि जितने भी हमारे अभी कुछ दिन पहले 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का जब एक किया गया पुनर्गठन, तो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर के 9 हो गई। तो जितने भी हमारे राज्य होंगे, इससे पहले 25वां राज्य गोवा था, 26वां, 27वां, 28वां छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड जुड़ा, तो 28 हो गए। तो जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे जो स्टेट हैं इंडिया के, और जो हमारे यूनियन टेरिटरी है, इनके नाम का लिस्ट या हम कहें सूची का वर्णन इस अनुच्छेद, इस शेड्यूल में किया गया, तो यहाँ पर कितने पॉइंट हम लोग पढ़े, जितने भी राज्य हैं इनके प्रशासनिक उपबंध होगा, कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, इन राज्यों की सीमाओं तथा इनके न्यायिक क्षेत्र का वर्णन किया गया है। प्लस अगर देखेंगे कि हमारे भारत के जितने 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नामों की सूची कहाँ पे मिलेगी, तो आपको मिलेगा प्रथम अनुसूची में। तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। याद करना वेरी सिंपल, आप जब भी देखें तो एकदम शांत एकाग्रचित होकर पढ़ें। पहले की कहावत थी बको ध्यानम काग चेष्टा, कौवे की तरह आपकी चेष्टा होनी चाहिए और बगुले की तरह आपकी ध्यान होना चाहिए। तो बिल्कुल एकाग्र होकर के आपको पढ़ना है। और ये देखना है फर्स्ट शेड्यूल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पहला में भारत की बात होगी, और भारत के राज्य हैं 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से हमारा बनता है भारत, और फर्स्ट में इसकी ही बात होगी। ठीक है, अब हम लोग सेकंड की ओर चलते हैं। शेड्यूल 2 में द्वितीय अनुसूची में क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। द्वितीय अनुसूची, दूसरी अनुसूची में क्या है, तो प्रमुख संवैधानिक पदों के वेतन तथा भत्तों, जो इनको अलाउंसेस इंसेंटिव मिलती है, भत्तों का वर्णन। तो जितने भी देश के संवैधानिक पद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लाइक प्रेसिडेंट है, जैसे पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर है, जिन पदों का वर्णन संविधान के आर्टिकल में, अनुच्छेद में किया गया, उसे हम संवैधानिक पद कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद में जिन पदों का वर्णन है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहा जाता है, जैसे प्रधानमंत्री। लेकिन उप प्रधानमंत्री भी संविधान में है, लेकिन वो एक राजनीतिक पद है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्योंकि उसका किसी आर्टिकल में वर्णन नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया। ठीक है ना। तो जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं, इनके वेतन तथा भत्तों का वर्णन द्वितीय अनुसूची में की गई है। ठीक है ना। तो इसमें किसका किसका वेतन है, तो वेतन राष्ट्रपति का वेतन का वर्णन। दूसरा जो राज्यपाल है, राज्यपाल का वर्णन है ना, वेतन भत्तों का वर्णन।
इसके बाद राज्यपाल के बाद जो हमारा संसद के जो लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन का वर्णन यहाँ पे है भत्तों का। इसके बाद राज्यसभा के सभापति चेयरमैन, सभापति तथा उपसभापति का यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो गवर्नर है स्टेट के, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। उसी प्रकार से राज्यों के विधानसभा, जो हमारा विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर तथा उपाध्यक्ष। जिन राज्यों में ड्वेल हाउस है, द्विसदनीय व्यवस्था है, उस राज्य के विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, चेयरमैन, सभापति तथा उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। इसके बाद हम देख रहे हैं विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति। और यहाँ पर हम लोग आएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जितने भी न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों का वेतन। और इसके बाद एक और है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका वेतन का वर्णन। इतने के वेतन का वर्णन संविधान के दूसरी अनुसूची में की गई है। तो आपको याद कैसे करना होगा? जैसे पहले में हम लोग याद किया कि भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब इस भारत को चलाने वाले जैसे भी है, भारत के प्रथम नागरिक, आप हिंट्स लेंगे राष्ट्रपति से तो 1 और 2 क्लियर हो गया आपका कि पहला भारत है, उसके बाद भारत के बाद प्रथम नागरिक से हम लोग हिंट्स लेंगे। ये जस्ट आपको एक थिंकिंग, क्योंकि जीएस क्या होता है ना कि आप रट नहीं सकते हैं, इसको आप जितना थिंकिंग करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जो भी सक्सेस कैंडिडेट हमारे रहे हैं, जिनके साथ मैंने कुछ चीज़ों को शेयर किया है, तो उनका कहना था कि अगर आप इसमें बेहतर करना चाहते हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, तो आप इसमें थिंकिंग कितना करते हैं और पढ़ते कितना है, इस पर डिपेंड करता है। तो आपकी एक सोच विकसित होनी चाहिए। तो आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे कि जैसे पहला में भारत की बात है, तो दूसरे में एक ट्रिक जस्ट राष्ट्रपति, तो दूसरे में वेतन तथा भत्तों का वर्णन। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 2 हम लोग का क्लियर हुआ। अब तुरंत हम लोग इन पदों के शपथ का प्रावधान देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे तृतीय अनुसूची, थर्ड शेड्यूल, तृतीय अनुसूची को हम लोग देखेंगे। तो प्रमुख संवैधानिक, जो ऊपर का पद है, संवैधानिक पदों के शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन। अब यहां पे देखिए तीसरी अनुसूची, पहले में भारत की बात हुई, भारत के जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे में देखा कि भारत के बाद जो पद है प्रेसिडेंट, इससे हमें याद हो गया। और ये जो पद है, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं उपरोक्त जो ऊपर मैंने लिखा है, तीसरे में इनके शपथ का प्रावधान किया गया शपथ का प्रावधान किया गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को भारत का जो प्रेसिडेंट, इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, या चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात है तो इनको भी प्रेसिडेंट शपथ दिलाता है। इसका प्रोविजन अनुसूची तीसरी में की गई है, तीसरी अनुसूची में किया गया, जो इनका शपथ होता है। तो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत एक चीज हम लोग देखेंगे, जो दूसरी अनुसूची हम लोग पढ़े, सेकंड, यहाँ पर हमने देखा कि वेतन भत्तों के बारे में वर्णन था।
वेतन और भत्तों। यहाँ पे हमने देखा कि राष्ट्रपति और यहाँ पे देखा मैंने राज्यपाल। तो आपके मन में लग रहा होगा कि उपराष्ट्रपति कहाँ गया, उपराष्ट्रपति का यहाँ पे मेंशन नहीं आया। तो उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो दूसरी अनुसूची थी जो हम लोग बैक में पढ़े थे, तो दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति का वर्णन नहीं है, राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको वेतन दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से 3 में हम लोग अब शपथ के बारे में देखेंगे, जो संवैधानिक पद है जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, वो सारे हमारे संवैधानिक पद है। तो इन पदों का जो शपथ है और प्रतिज्ञान का वर्णन है ना, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला में जो शपथ है लोकसभा विधानसभा के जो कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव में, उम्मीदवारों के शपथ का प्रावधान, चूंकि ऊपर हमने प्रावधान लिखा है, तो लोकसभा तथा विधानसभा के उम्मीदवारों के शपथ का प्रावधान जो कैंडिडेट होते हैं। उसके बाद लोकसभा तथा विधानसभा सदस्यों के शपथ का प्रावधान। फिर हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों और जो राज्य विधान परिषद है, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल परिषद के सदस्यों का शपथ है ना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथे में हम लोग देखेंगे क्या, तो यहाँ पर लोकसभा, देखिए लोकसभा तथा विधानसभा के जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इनका शपथ, लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों के शपथ का प्रावधान। तो यहाँ पर अब अध्यक्ष शपथ नहीं लेगा, विधानसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेगा, चूंकि ये सदस्य के रूप में शपथ लेता है। फिर जब हम लोग लोकसभा के स्पीकर और अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो आपका आंसर कॉलम जो होगा कि अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता, स्पीकर शपथ ग्रहण नहीं करता, बल्कि वो सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार से राज्यसभा के जो सदस्य हैं और विधानसभा के सदस्य, अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता। अब यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों, केंद्रीय मंत्री परिषद जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो जाएंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद। इसके बाद हम लोग आ जाए यहाँ पे केंद्रीय मंत्री परिषद, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ध्यान से एकदम पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो न्यायाधीश होंगे इनका शपथ 5 में है। फिर हम लोग देखें इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और यहाँ पर हम देखेंगे CAG जिनको हम लोग बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ का प्रावधान। तो 3 में हमने शपथ को देखा, 3 में हमने शपथ देखा। यहाँ पे 1 में हमने देखा था भारत का 28 राज्य, इसी को आप क्विक रिवीजन भी करेंगे, और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान क्या, सीमा, इनके नामों का। 2 में पद, आप आराम से याद होगा। 3 में शपथ, ये शपथ लेंगे, और इसके बाद जनरली हम लोग देखते हैं कि शपथ लेने के बाद ये अपने राज्य में काम करने आएंगे। ये जस्ट एक मेरा ट्रिक्स है ना। हम लोग जो थिंकिंग करके कि पहला भारत होगा, भारत का सबसे बड़ा पद प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का वेतन भत्ते कैसे मिलेंगे, ये 2 हो गया। अब वेतन भत्ते के बाद फिर हमने देखा कि शपथ लेंगे, उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। तो काम कहाँ शुरू करेंगे, राज्यसभा में। ये हम लोग इसी तरह से तैयारी करते थे, ये एक कोई ट्रिक्स नहीं है। चूंकि ट्रिक्स ही याद करना हो तो फिर हम लोग कॉन्सेप्ट क्यों देखेंगे। तो 1 2 3 आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 4, चौथी अनुसूची। अब हम लोग चौथी अनुसूची को देखेंगे, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रत्येक राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में
उन राज्यों के लिए सीट का आवंटन, सीट का आवंटन। अब जब हम लोग फिर से जब राज्यसभा पढ़ेंगे अनुच्छेद 80, जब अनुच्छेद 80 पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां देखेंगे इनका सीट का आवंटन कैसे होता है। ये हमारा लोकसभा है और ये हमारा राज्यसभा है। तो लोकसभा में सीटों का आवंटन कैसे, तो 10 लाख ये 1971 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पे बेस है। 1971 की जनगणना के आधार पे जो भी जिला मुख्यालय था उसके लिए एक संसदीय सीट दिया गया। अगर 10, 12, 15 भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी बात का राज्यसभा में 50 लाख, प्रत्येक 50 लाख जो राज्य की जनसंख्या, और रेस्ट बचे 20 लाख। लास्ट में जो आपका टेल बचता है उस पर राज्यसभा के लिए एक सीट का आवंटन किया जाता है। तो यहाँ पर 4 में जो हमारा संसद का दूसरा सदन है, यहाँ पे इसके बारे में सिर्फ पढ़नी है कि 4 में राज्यसभा में राज्यों की सीट का आवंटन कैसे किया जाता है, एलोकेशन कैसे की जाती है, या हम लोग इसको कहें कि बंटवारा कैसे किया जाता है, आवंटन या बंटवारा। तो ये आपकी चौथी अनुसूची है, आवंटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के आधार पर आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि यूपी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा, इसलिए वो राज्यसभा में 31 सीट, इनके लिए 31 सीट है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र को आप देख लीजिए, महाराष्ट्र यहाँ से 18 सीट है, 18 सीट। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार 16 सीट, और बिहार से विभाजित होकर के झारखंड राज्य जो बना, यहाँ से इनके 6 सीट है। तो यहाँ पर जस्ट आप बिल्कुल क्लियर करें, एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है सर्वाधिक सीट राज्यसभा में कौन राज्य भेजता है, तो यूपी की जनसंख्या आज भी सबसे ज़्यादा है, तो 31 सीटों भेजता है राज्यसभा में। अपने यहाँ से 31 सदस्य चुन करके राज्यसभा में बैठते हैं। महाराष्ट्र में दूसरा, सेकंड हाईएस्ट महाराष्ट्र की 18, बिहार राज्य 16 सीट पे है। और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड इसलिए बता रहे हैं कि बिहार से झारखंड का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो 6 सीट झारखंड के लिए। तो जिस राज्य की जनसंख्या जितनी होगी उसी के हिसाब से राज्यसभा में उनके लिए सीट का आवंटन, एलोकेशन किया गया। तो वेरी सिंपल, फर्स्ट भारत पद, ये शपथ लेंगे, और 4 में राज्यसभा में सीट का बंटवारा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची को हम लोग देखेंगे, 5वीं अनुसूची को हम लोग देखेंगे, 5वीं अनुसूची को देखेंगे। इस अनुसूची में अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति, इनको हम लोग कहते हैं शेड्यूल कास्ट, तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु प्रशासनिक उपबंध का वर्णन, प्रशासनिक उपबंध का वर्णन। अब यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति, मतलब यहाँ पर इनको हम लिखते हैं ST, यहाँ पर हम लिखेंगे ST, शेड्यूल ट्राइब्स के विकास हेतु प्रशासनिक उपबंध का ही वर्णन नहीं है, बल्कि जो इनका जनजातीय क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, ST और SC जो क्षेत्र है, इनका क्षेत्रों के प्रशासनिक उपबंध का वर्णन, के प्रशासनिक उपबंध का वर्णन कैसे आप देखते हैं इसी शेड्यूल के आधार पे, जो भी शेड्यूल ट्राइब से शेड्यूल कास्ट है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि 46 नीति निर्देशक तत्व में 46 अनुच्छेद है, और उसमें कहा गया कि सरकार इस प्रकार से सावधानी पूर्वक इनके बीच में शिक्षा का प्रसार करेगी, बी केयरफुली, ताकि ये अपना स्वावलंबी हो। तो जितने भी जो जनजातीय क्षेत्र होता है, अनुसूचित क्षेत्र जो होता है, इनका जो कल्याण और विकास के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया कि किसी कारण से ये जो एरिया था हमारा और ये जो कास्ट हैं, ये मुख्य धारा से कट गए, तो इनको अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे जो संविधान निर्माता थे, ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन 5 में दिए हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स SC और ST का जो एरिया है और ये जो है, इनका कैसे आप काम करेंगे, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी जिससे इनका भी डेवलपमेंट हो। तो ये 5 है। अब 6ठी को देखिए आप, 6ठी अनुसूची को, 6ठी अनुसूची को हम लोग देखेंगे। 6ठी अनुसूची, इसमें आपको क्या देखना है कि यहाँ पर टोटल, यहाँ पर क्या है ना, पूरे देश की ST, पूरे देश की SC के बारे में बात की गई, SC और ST दोनों, लेकिन 6ठी अनुसूची में ओनली ST की बात की गई। शेड्यूल ट्राइब जो एरिया है
और यहाँ पर सिर्फ शेड्यूल की बात की गई, शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई। अब यहाँ पर कोई भी स्टेट को मेंशन नहीं किया गया। होल इंडिया में जितने भी हमारे एससी और एसटी हैं और जो भी इनका क्षेत्र है, इनका डेवलपमेंट की बात की गई है। इनके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या प्रशासनिक उपबंध होगा। लेकिन 6 जो है हमारा है छठी अनुसूची में स्पेशली एसटी के लिए 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग छठी अनुसूची को देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत मतलब इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 4 राज्यों के एसटी तथा इन क्षेत्रों के विकास हेतु प्रशासनिक निर्देश। देखिए यहाँ पे विकास हेतु प्रशासनिक निर्देश। अब यहाँ पर आएगा पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पे आती है। तो यहाँ पर जब आप मैप को देखते हो, तो मैप का क्या होता है, हम लोग बचपन से ही पढ़े। नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। ये हमारी उत्तर है, ये मेरी दक्षिण है, ये मेरी पूर्व है, ये मेरी पश्चिम है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं पूर्वोत्तर भारत। अगर इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये एंगल होगा। अगर पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर भारत में जो यहाँ पे रहने वाले 4 राज्य हैं, और ये 4 राज्य आप याद करेंगे ATM स्क्वायर। ATM मतलब M को 2, तो A फॉर असम, ये असम। यहाँ पे T फॉर त्रिपुरा आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, त्रिपुरा। M फॉर मेघालय और एक M फॉर मिजोरम। तो याद करना बहुत आसान है, मिजोरम याद करना वेरी सिंपल। आपको ये ध्यान में रखना कि अच्छा आपको थिंकिंग करनी होगी, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको थिंकिंग करनी होगी कि पूरे भारत का 5 है बनाने ST का डेवलपमेंट, और जो 6 है ओनली पूर्वोत्तर भारत। पूर्व उत्तर में रहने वाले 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसको हम फिर से एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए छठी अनुसूची में किन 4 राज्य है। तो A फॉर असम, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ असम। T फॉर त्रिपुरा। ATM आपके पास है मिजोरम, बहुत आसान याद करना। और M फॉर एक स्क्वायर इसका किए थे तो मेघालय। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे रहने वाला जो ST एरिया है और जो ST है, इनका डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, इसका इंस्ट्रक्शन हमारे संविधान वालों ने छठी अनुसूची में किया है। अब देखिए यहाँ पर इसको भी आसान करने का बहुत आसान ट्रिक है। अगर हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं, अगर हम 5 को हम ऐसे भी लिख देते हैं S की तरह, और फिर यहाँ पे 6 लिखते हैं, तो आप 5 को 5 ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए ST SC, और इसको आप हिंट्स लिख सकते हैं ST SC, मतलब 5 में ये S से सिमिलर है ST SC। ये बहुत शानदार आपको याद होगा, आपके कभी भी इसको आप नहीं भूलेंगे। तो 5 में ST SC का वर्णन किया गया है। और फिर नीचे आएंगे कि भारत छठी में जो नीचे छठी है, इसमें हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब जो पूर्वोत्तर भारत है, वहाँ के सिर्फ ओनली ST के डेवलपमेंट की हम बात किए। तो आई होप आपको याद होगा, पहला में भारत होगा, 2 में पद, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा में सीट का बंटवारा है, फिर 5 ST बॉडी लैंग्वेज आप देखिए फिगर से ST SC, और नीचे में नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है। यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइब्स है, इनका स्थिति और भी ज़्यादा, ये पूर्वोत्तर भारत के जो 7 सिस्टर के नाम से जाता है, 7 बार असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, और ज़्यादा यहाँ की लाइफ टफ थी शेड्यूल ट्राइब्स की। तो इनके डेवलपमेंट के लिए हमारे संविधान बनाने ने खास इंस्ट्रक्शन 6 में दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा ST SC जनजातीय क्षेत्र का प्रशासनिक उपबंध 5 होगा, नीचे 6 में ओनली ST होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे प्रशासनिक जो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट एरिया है, तो इनका जो प्रशासनिक उपबंध या प्रशासनिक नियंत्रण, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लें, हाईलाइट कर देते हैं। प्रशासनिक उपबंध और इनका नियंत्रण कैसे होगा इस एरिया का। तो ये 5 ऐसे लिखते हैं STS, और ये 5 से हम लोग इसको याद किए। उसके बाद 6 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूर्वोत्तर भारत है, इन क्षेत्रों के प्रशासनिक जो आप समझ गए होंगे, प्रशासनिक उपबंध और नियंत्रण
इस एरिया का नियंत्रण कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में 5 और 6। तो इसको हम लोग फ्रेंड्स 2 पार्ट में कर रहे हैं। ये 6 तक हम लोग क्लियर कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग बाकी जो 6 बचा 7, 8, 9, 10, 11, 12 उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू।